आई एम ममता डाल। स्टूडेंट्स, आज अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि आज जो मैंने आपके लिए मेंशन किए हैं क्वेश्चंस, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन, जिसको आप हिंदी में पादप कारिकी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा साइटोलॉजी, जिसको आप कोशिका विज्ञान, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसको आप हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। ये जितने भी जो टॉपिक है, इन सब के जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि अर्लियर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और इन फ्यूचर भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सब क्वेश्चंस की अपने बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, अपने वन बाय वन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखिए अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के सिद्धांत के अपवाद है, मींस कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं सेल थ्योरी के एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम ऑप्शंस की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है नीलहरी शैवाल, जिसको इंग्लिश में आप ब्लू ग्रीन एल्गी और वी कैन से साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है वायरस, डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी जो है, जैसा कि आपको पता है, इसको श्लीडन व श्वान नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने को पता है जितने भी जो सजीव होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब कोई भी जो सेल है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करती है। जैसे कि अपने बात करें, सेल जो होती है उसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, वो फ्रीली डिवाइड कर सकती है, उसमें जेनेटिक्स कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब जो जो सेल्स इन सब चीजों को फॉलो करती है, वो तो हम ये मानते हैं कि लिविंग है और वी कैन से वो सेल है, बट जो इस सेल थ्योरी के अंदर जो रूल्स दिए गए हैं उनको जो फॉलो नहीं करता, उनको अपने क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी के अपवाद है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सेल थ्योरी के वो एक्सेप्शन है। तो स्टूडेंट्स देखिए, नीलहरी शैवाल जो होता है, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, वो अपने आप में एक लिविंग थिंग है, एक कोशिकीय शैवाल होते हैं जिनमें क्षमता होती है, एक फ्रीली सेल, या आप ये बोल सकते हैं डिवीजन की कैपेसिटी होती है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो भी अपने आप में एक सजीव है, एक सजीव कोशिका है, ठीक है, वो भी सेल थ्योरी को फॉलो करता है। वायरस, यस, वायरस को हिंदी में आप क्या बोलते हैं, विषाणु। वायरस या विषाणु जो होते हैं, आपको पता है सजीवों व निर्जीवों की जो योजक कड़ी है, या आप ये बोल सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग का जो कनेक्टिव लिंक है, वो कौन है, वायरस है। इट मीन्स वायरस जो है उसके अंदर आपको पता है, जैसे इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे वायरस हो सकते हैं, लेकिन वो किसकी तरह, निर्जीव की तरह है। जैसे ही वो किसी लिविंग के संपर्क में आते हैं, या आप ये बोल सकते हैं किसी सजीव के संपर्क में आते हैं, तभी वो क्या करेंगे, एक सजीव की भांति बिहेव करेंगे, या आप ये बोल सकते हैं कोशिका की तरह बिहेव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस जो है वो क्या है, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, वो कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है। सेल थ्योरी के जो अपवाद है वो कौन है, वायरस है। क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, तो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, श्लीडन एंड श्वान नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। क्लियर है। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर जो अपना क्वेश्चन है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विभाजन से होता है, यह कथन किसका है। हाँ जी भी, पहले हम समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए अपने हाथ पे किसी तरीके की कोई चोट लग जाती है, घाव बन जाता है, वाउंड हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई अपने चोट लगी है, तो आसपास के सेल जो होती है वो क्या करती है, सेल डिवीजन करके ये जो वाउंड है, ये जो घाव है, इसको क्या कर देती है, रिपेयर कर देती है। इट मीन्स नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो पुरानी कोशिकाओं से होती है। कौन सी प्रक्रिया, कोशिका विभाजन, या इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के प्रोसेस से होती है, ठीक है। अब ये बात जो कही थी या इस बात को जो बताया था वो कौन से साइंटिस्ट ने बताया था। देखिए अपने चारों ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले है श्लीडन, सेकंड ऑप्शन है रुडोल्फ विर्चोव, थर्ड ऑप्शन है श्वान, फोर्थ ऑप्शन है कोर्टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने ये बात बताई थी कि नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो पुरानी कोशिकाओं के कोशिका विभाजन से होती है। हालांकि इन्होंने जो ये लाइन कही थी, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कही थी, जिस लाइन को हम बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई
सेलुला। ठीक है, इस लाइन का मीन्स क्या होता है कि जो नई कोशिकाएं होती है उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, मीन्स पुरानी कोशिकाओं से होती है। तो सीधा पेपर में ये लाइन भी दी जा सकती है या फिर ये लाइन भी दी जा सकती है। ओमनी सेलुला ई सेलुला जो लाइन है ये किसने दी थी, तो ये किसने दी थी, रुडोल्फो विर्चोव नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है दैट इज बी। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अपना जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या पूछा हुआ है, कोशिका कला का सर्वमान्य मॉडल है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसका सबसे फेमस मॉडल कौन सा है, या आप ये बोल सकते हैं कि कोशिका झिल्ली को जो सबसे अच्छे से समझाया था, उसके स्ट्रक्चर को जो एक्सप्लेन किया था सबसे अच्छे से सही तरीके से, वो कौन से साइंटिस्ट है। पहले हम चारों ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो है रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन। ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन है डेनियली व डेवसन का त्रिस्तरीय मॉडल, इंग्लिश में हम इसको ट्राई लैमिलर मॉडल भी बोलते हैं। थर्ड नंबर पे है सिंगर व निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल, और फोर्थ नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़े से अपने बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला क्या होती है। जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती है, उन सब में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली जो होती है मेनली दो सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की। ठीक है। प्रोटीन जो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, और लिपिड जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, या आप ये बोल सकते हैं डाइग्लिसराइड लिपिड होता है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जितने भी जो साइंटिस्ट है, जैसे कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था कोशिका झिल्ली का, तो किसने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था। त्रिस्तरीय मॉडल या इसको सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है, ये किसने दिया था, डेनियली एंड डेवसन ने दिया था। ठीक है। और ये भी पूछा जाता है तरल मोज़ेक मॉडल, या इंग्लिश में बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, किसने दिया था, तो किसने दिया था, सिंगर व निकोलसन ने। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों जो मॉडल है उन्होंने अपने बेस पे सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ठीक है। जैसे कि रॉबर्टसन ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया। ठीक है। डेविसन व डेनियली ने भी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया। बट अगर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में कैसी होती है, उसमें लिपिड एंड प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के एक सही और बिल्कुल मतलब उसको जो उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, उसके फंक्शन को जो एक्सप्लेन करता है, ये जो बिल्कुल सही जो मॉडल दिया था, बिल्कुल सही जो एक्सप्लेन किया था, वो किसने किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे फेमस मॉडल है, या आप ये बोल सकते हैं सबसे सही जो मॉडल है जिसमें कि सेल थ्योरी की सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है, देन आपका राइट आंसर क्या आएगा, सी नंबर ऑप्शन। सिंगर व निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बिल्कुल सही से एक्सप्लेन करता है। क्लियर है। यस। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मध्य पटलिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। सबसे पहले बात करते हैं ये मध्य पटलिका क्या होता है, इंग्लिश में इसको मिडल लैमिला बोला जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी जो प्लांट सेल होती है वो सबसे आउटर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है। दो जो प्लांट सेल होते हैं, जैसे मान लीजिए ए नंबर सेल है, ये बी नंबर सेल है, पहली और दूसरी जो सेल्स होते हैं इनके बीच में एक कॉमन लेयर जो होती है जो कि दोनों को अटैच करके रखती है, उस लेयर का नाम होता है मध्य पटलिका, या फिर इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मिडल लैमिला। तो मिडल लैमिला में सेलुलोज होता है, या लिग्निन होता है, क्यूटिन होता है, या कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मिडल लैमिला जो होती है उसमें जो प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा और हाई अमाउंट में जो रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तो स्टूडेंट्स, अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल वॉल की जो मिडल लैमिला होती है, मध्य पटलिका जो होती है, उसमें मेनली कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है, तो कौन सा सब्सटेंस होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट होता है। अब स्टूडेंट्स, आपने ये सुना होगा कि पादपों में जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए स्टूडेंट्स, जो सेल वॉल होती है वो अपने आप में खुद आगे 2 से 3 लेयर में डिवाइड होती है। जैसे कि मान लीजिए ये मिडल लेयर है, ये प्राइमरी लेयर होगी, ये इसकी प्राइमरी लेयर होगी। ठीक है। ये इसकी प्राइमरी, ये इसकी सेकेंडरी लेयर, ये इसकी सेकेंडरी लेयर।
स्टूडेंट्स मिडल लैमेला जो होती है ये तो कॉमन लेयर होती है, इसमें ओनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट होता है। बट जो आसपास की जो सेल वॉल की जो लेयर होती है, या आप ये बोल सकते हैं कि सेल वॉल का ही पार्ट होता है, जिसको हम प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल बोल सकते हैं। इन सब में सेलुलोज, लिग्निन, हेमिसोलोज, ये सब सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं। बट अपने से जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो किसका पूछा हुआ, मध्य पटली का या मिडल लैमेला का पूछा हुआ। तो मिडल लैमेला में जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। क्लियर है? तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है दैट इज डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? यस, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म गिवन बाय। स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, कोशिका का शक्तिगृह बोला जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कॉलिकर ने, सेकंड नंबर ऑप्शन है एफ मीवीज ने, थर्ड नंबर ऑप्शन है अल्टमैन ने, एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन है बेंडा ने। देखिए स्टूडेंट्स, अपने चारों ऑप्शंस की बात करते हैं। चारों के चारों ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलेटेड है। हालांकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है। माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म दी थी वो किसने दी थी? बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। राइट आंसर डी है। बट स्टूडेंट्स, अपने बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को जो देखा था वो कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, ठीक है। सेकंड, एफ मेविज ने प्लांट सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट जो टर्म है वो किसने दी थी? अल्टमैन ने दी थी। बट यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। इसको सी बेंडा भी बोला जाता है। तो अपना 5th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज डी। क्लियर है? नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं अपने 6th नंबर क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्चिसिन रसायन का कार्य है। कोल्चिसिन का जो फंक्शन क्या रहता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए किस तरीके से कोल्चिसिन रसायन, सबसे पहला ऑप्शन है बहुगुणिता को प्रेरित करता है। बहुगुणिता, या आप ये बोल सकते हैं जैसे कि नॉर्मली कोई सेल है वो 2n है, 2n से 4n हो जाती है, 6n मतलब हेक्साप्लॉइड है, ऑक्टाप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। बहुगुणिता को हम जैसे 3n, 4n, 5n, 6n, 8n, इन सब वर्ड से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। 5n नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोल्चिसिन जो होता है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। अपने को पता है कि कोल्चिसिन जो है वो एक केमिकल है जिसको हमने ऑब्टेन किया है कोल्चिकम आटमनिल नामक प्लांट से किया है, उसके कॉर्म पार्ट से हमने उसको ऑब्टेन किया है, ठीक है। कोल्चिसिन जो होता है ये क्या करता है? क्रोमोसोम की डबलिंग करता है, गुणसूत्रों का द्विगुणन करता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सेल है, इसमें 40 क्रोमोसोम है। अगर आप इसको कोल्चिसिन से ट्रीटमेंट इसका कर देते हैं तो इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 80। इट मीन्स ये क्या करता है? गुणसूत्रों का द्विगुणन कर देता है, गुणसूत्रों की डबलिंग कर देता है, क्रोमोसोम को डबल कर देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह बहुगुणिता को प्रेरित करता है, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तर्कोतंतु का निर्माण रोक देता है, ये बात भी सही है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे। 3rd नंबर पे यह एक समसूत्री विष है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये एक माइटोटिक पॉइजन है। 4th नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये चारों ऑप्शन राइट कैसे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर अपने बात करें, मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, इसमें नॉर्मली 40 क्रोमोसोम है। अगर ये कोशिका सामान्य समसूत्री विभाजन में जाएगी तो 2 सेल बनेगी, ठीक है, और दोनों में कितने कितने गुणसूत्र रहेंगे? 40-40 गुणसूत्र रहेंगे, क्योंकि समसूत्री विभाजन जो होता है, माइटोटिक जो डिवीजन होता है, उसमें नॉर्मल जो क्रोमोसोम रहते हैं, जितने पेरेंट सेल में रहते हैं उतने ही डॉटर सेल में बनते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इस सेल को कोल्चिसिन से ट्रीटमेंट दे दिया, इस सेल को, ठीक है, इस सेल पे कोल्चिसिन मैंने यूज किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोल्चिसिन जो होता है वो बहुगुणिता को प्रेरित करता है, मतलब वो 40 से 40 नहीं बनाएगा, बल्कि 40 से वो डायरेक्ट एक ही सेल के अंदर कितने बना के दे देगा? 80 बना के दे देगा। अब इसका कारण क्या होता है, इसका रीजन क्या रहता है? देखिए स्टूडेंट्स, तर्कोतंतु इंग्लिश में बोला जाता है स्पिंडल फाइबर। नॉर्मली जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि जो क्रोमोसोम होता है उनको सेपरेट किया जाता है। मींस जैसे मान लीजिए बीच में एक स्टेज होती है मेटाफेज,
ठीक है। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वहां पे उनके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से सेल होती है और ये इस तरीके से क्रोमोसोम है, तो इसमें इस तरीके से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पिंडल फाइबर क्या करता है, क्रोमोसोम को डिवाइड कर देता है। मतलब जिस कंडीशन में 80 क्रोमोसोम होते हैं वहां पे क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 40। लेकिन ये जो कॉल्चिसिन है ये क्या करता है, मेटाफेज स्टेज में सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन रोक देता है। अब स्टूडेंट्स, जब स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो उस कंडीशन में क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे और सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो 80 के 80 ही रह जाएंगे। इट मीन्स जो कॉल्चिसिन है वो क्रोमोसोम को डबलिंग करता है, बहुगुणिता लाता है, उसके साथ साथ वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन रोक देता है। तो आप शॉर्ट में ये बात बोल सकते हैं कि कॉल्चिसिन जो है उसको कॉल्चिकम ऑटमनेल नाम के प्लांट से ऑब्टेन किया हुआ है, उसके कॉरम पार्ट से उसको ऑब्टेन किया हुआ है। ये क्या करता है, जो क्रोमोसोम होता है उनकी डबलिंग कर देता है। मीन्स ये स्पिंडल फाइबर या तर्कु का निर्माण रोक देता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कॉल्चिसिन सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज में फंक्शन करता है, देन आपका आंसर आएगा मेटाफेज। बिकॉज मेटाफेज जो स्टेज होती है उसमें स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाते हैं, बट ये क्या करता है, मेटाफेज स्टेज में सेल को अरेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर नहीं बन पाते और स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो पाएंगे। अब स्टूडेंट्स, मैंने इसको समसूत्री विष क्यों बोला है, माइटोटिक पॉइजन क्यों बोला है, क्योंकि स्टूडेंट जब भी कोई सेल नॉर्मल सेल डिवीजन करती है, माइटोसिस करती है, समसूत्री विभाजन करती है, तो वो 40 से 40 गुणसूत्र बनाने की कोशिश करती है फॉर एग्जाम्पल। बट इस कॉल्चिसिन ने क्या कर दिया, 40 से 80 बना के छोड़ दिए। मतलब इसने नॉर्मल समसूत्री विभाजन नहीं होने दिया, इसने समसूत्री विभाजन को इनहिबिट किया है, रोक दिया है। इसलिए हम इसको ये बोलते हैं कि ये एक माइटोटिक पॉइजन है, एक समसूत्री विष है। हम इसको एज ए म्यूटाजन मतलब उत्परिवर्ती जन के लिए के रूप में यूज करते हैं। बहुत सारी आप एग्रीकल्चर में क्रॉप्स पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रिटिकेल है, रेफेनोब्रेसिका है, ठीक है। ये जितने भी जो क्रॉप्स हैं जिनको कि हमने प्रिपेयर किया है, ये सारी की सारी इनके अंदर जो हमने क्रोमोसोम का जो नंबर डबल किया है वो कॉल्चिसिन से किया है। तो कॉल्चिसिन जो है वो एक म्यूटाजन भी है, एक उत्परिवर्ती जन भी है, जिसको हम फसल सुधार में या फसल के अंदर म्यूटेशन करवाने में भी यूज करते हैं। तो कॉल्चिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। क्लियर है? तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन, जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय को इंग्लिश में बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। जीन विनिमय इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्रॉसिंग ओवर। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, जब भी मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस दौरान प्रोफेज जो फर्स्ट सेल डिवीजन की एक स्टेज आती है, उस प्रोफेज फर्स्ट में अलग अलग स्टेजेस रहती हैं। अगर मैं सीक्वेंस में बात करूं तो सबसे पहले जो होती है लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो कौन सी स्टेज में होता है, पैकेटीन स्टेज में होता है। मीन्स क्रोमोसोम के अंदर जीन्स का कुछ पार्ट जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है समजात गुणसूत्रों के अंदर, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होता है ये सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज में होता है, पैकेटीन में होता है। ये इसको पैकेटीन परनेशिएट भी करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में देखा जाए तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान या लैंगिक जनन के दौरान जो वेरिएशंस आते हैं वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही आते हैं। और क्रॉसिंग ओवर जो जिस स्टेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी स्टेज होती है, पैकेटीन स्टेज होती है। डिप्लोटीन जो स्टेज होती है उसमें केज मेटा बनते हैं। जाइगोटीन जो स्टेज होती है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है, सूत्र युग्मन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। लेप्टोटीन जो होता है इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, संघनन होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है दैट इज डी, पैकेटीन इसका राइट आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ मैचिंग करना है अपने को। जितने भी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको पहले से ये सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाओं का क्रम निम्न प्रकार होगा। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस है ना,
नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो मियोसिस डिवीजन में देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए इस सेल में 4 क्रोमोसोम है, तो जब मियोसिस डिवीजन होगा तो लास्ट में 4 डॉटर सेल्स बनेगी और 4 के 4 जो सेल्स हैं इनमें कितने कितने क्रोमोसोम होंगे, 2 2 2 2। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्रोमोसोम हाफ हो चुके हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री, गुणसूत्रों का आधा हो जाना। यहाँ पे क्रोमोसोम 4 है तो नेक्स्ट जो सेल्स बन रहे हैं उनसे कितने कितने क्रोमोसोम बन रहे हैं, 2 2 क्रोमोसोम बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने कुछ स्टेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला देखिए, अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाओं का क्रम निम्न प्रकार होगा, मतलब किस तरीके से इसमें जो स्टेजेस होते हैं उनका सीक्वेंस क्या रहता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो होता है दैट इज साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के प्रोसेस में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है, उसके बाद में क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब क्रोमोसोम जो अटैच होते हैं, इसके जीन इसके पास और इसके जीन इसके पास, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। तो ये जो होता है ये सेकंड नंबर पे होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है, क्रोमोसोम दोनों सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनाइजेशन। तो यहाँ पे अपने देखिए सबसे पहले 3rd नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, उसके बाद में टर्मिनाइजेशन होता है और सबसे लास्ट में क्या होता है, डिसजंक्शन ऑफ जीनोम्स या गुणसूत्रों का पृथक्करण। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा स्टूडेंट्स वो बी रहेगा। क्लियर है, जब भी मियोसिस डिवीजन होता है उस दौरान मैंने अभी आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि प्रोफेज जो स्टेज रहती है, प्रोफेज फर्स्ट जो होता है उसके अंदर अलग अलग स्टेजेस रहती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस रहती है। तो स्टूडेंट्स, लेप्टोटीन जो स्टेज होती है उसमें नॉर्मली गुणसूत्रों का संघनन होता है। जाइगोटीन स्टेज जो होती है उसमें साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है, मतलब समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट, पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है। डिप्लोटीन में टर्मिनाइजेशन, मतलब क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, या आप ये बोल सकते हैं किएज मेटा एक्स शेप की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। और डी नंबर जो ऑप्शन है इसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज बी। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये भी सेल डिवीजन से ही जुड़ा हुआ है। डीएनए का दोहरा होना देखा जाता है, या आप ये बोल सकते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी स्टेज में होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेटाफेज में, एस फेज में, G1 फेज में, G2 फेज में। तो स्टूडेंट्स, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई सेल जब डिवीजन में जाती है, जब वो डिवाइड करती है तो उस दौरान उसको कई स्टेजेस को पार करना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहले जो स्टेज आती है इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज में 3 स्टेजेस होती है, G1, S एंड G2। स्टूडेंट्स, G1 स्टेज जो होती है उसमें नॉर्मली आरएनए एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। G2 स्टेज में भी आरएनए एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, बट S स्टेज जो होती है उसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, या आप ये बोल सकते हैं यही वो स्टेज जिसमें हिस्टोन प्रोटीन बनता है, क्योंकि डीएनए जब नया बनेगा तो उस डीएनए की पैकिंग की भी नीड रहेगी, और पैकिंग जो करता है कौन सा प्रोटीन करता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, या आप ये बोल सकते हैं डीएनए की प्रतिकृति जो होती है, या आप ये बोल सकते हैं क्रोमेटिड का जो फॉर्मेशन होता है वो एस स्टेज में होता है। नॉर्मली जैसे मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। ठीक है, एस स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम इस तरीके का हो जाता है, मतलब डीएनए उसमें क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और जब एक क्रोमोसोम के अंदर ये जो 2 स्ट्रक्चर्स बन जाती है, एक तो ये वाली स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, दूसरी ये वाली स्ट्रक्चर होगी, तो एक सिंगल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड। तो यहाँ पे जो नया क्रोमेटिड बना है स्टूडेंट्स वो भी कौन से स्टेज में बना है, एस स्टेज में बना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन पूछा जाए, क्रोमेटिड का फॉर्मेशन पूछा जाए, ये सारा का सारा जो होता है सेल डिवीजन की कौन से स्टेज में होता है, एस स्टेज में होता है। एस स्टेज को हम सिंथेसिस स्टेज भी बोलते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज बी। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे अपने। देखिए स्टूडेंट्स, 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी सेल डिवीजन से ही जुड़ा हुआ है। देखिए क्या पूछा हुआ है, साइनेप्सिस की क्रिया निम्न में किन के बीच में होती है। अभी हम बात करें साइनेप्सिस की कौन सी स्टेज में होता है। सबसे पहली बात तो साइनेप्सिस जो होता है जाइगोटीन स्टेज में होता है।
जाइगोटिन स्टेज में होता है, ठीक है, सेल डिवीजन के मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान। अब स्टूडेंट्स साइनेप्सिस जो है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सूत्र युग्मन का प्रोसेस है। किन किन के बीच में होता है, ऑप्शन पढ़ते हैं अपने, एमआरएनए एंड राइबोसोम के बीच में, नर व मादा युग्मक के बीच में, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रोमियर के बीच में। तो देखिए स्टूडेंट्स साइनेप्सिस जो है सूत्र युग्मन जो है, सूत्र युग्मन गुणसूत्र युग्मन क्या होता है, समजात गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए एक समजात गुणसूत्र है, ये दूसरा समजात गुणसूत्र है, इनके जो क्रोमेटिड होते हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं। ये जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही सेंट्रोमियर से, जैसे मान लीजिए ये दोनों क्रोमेटिड है, ये एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्रोमेटिड है, ये भी एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, एक ही गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब जो क्रोमेटिड होते हैं वो एक ही गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड या नॉर्मली सिस्टर क्रोमेटिड ही बोला जाता है इनको, ठीक है। लेकिन जो साइनेप्सिस का जो प्रोसेस होता है उसमें समजात गुणसूत्र जुड़ते हैं, बिल्कुल सही है, होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ते हैं या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो हमेशा साइनेप्सिस का जो प्रोसेस होता है वो समजात गुणसूत्रों के बीच में होता है, या आप ये बोल सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, ठीक है। कौन से क्रोमेटिड के बीच में, सिस्टर क्रोमेटिड या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। ये जैसे क्रोमेटिड यहाँ पे अटैच हो चुके हैं, ये क्रोमेटिड यहाँ पे अटैच हो चुके हैं, और क्रोमेटिड के अटैच होने के बाद में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है, मतलब इसके जीन इधर आ जाते हैं और इसके जीन इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज सी। और एक चीज और स्टूडेंट्स, समजात गुणसूत्र जो होते हैं ध्यान में रखना क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हम मटर की बात करते हैं, पाइसम सटाइवम, मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 2n = 14, 14 गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। उद्यान मटर जिसको हम गार्डन पी भी बोलते हैं, या आप ये बोल सकते हैं 7 पेयर, है ना। जैसे मान लीजिए ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ऐसे करके टोटल कितने पेयर होते हैं, 7 पेयर। प्रत्येक जोड़े के जो दोनों गुणसूत्र होते हैं आपस में, उनको हम समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, पादप कोशिकाओं में ओपी बराबर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर वाटर रिलेशन में हम ये चीजें पढ़ते हैं, देखिए एक फॉर्मूला होता है DPD = OP - TP। OP की फुल फॉर्म होती है ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब, TP की फुल फॉर्म होती है टर्गर प्रेशर या फिर सफीती दाब। तो ये हमारा एक फॉर्मूला रहता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी कोशिका का DPD निकाल सकते हैं। DPD की फुल फॉर्म होती है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिएट, या हिंदी में इसको बोला जाता है विसरण दाब न्यूनता। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमसे क्या पूछा है, OP किसके बराबर होगा। तो ये आपके सामने ऑप्शन पड़े हैं, देखिए आप उस फॉर्मूले के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिए हमसे इसने OP को पूछ रहे, तो हम क्या करेंगे, TP को इधर ले आएंगे। तो देखिए TP + DPD = OP, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या रहेगा, DPD + TP, तो ये अपना राइट आंसर है। अगर आपको फॉर्मूला याद है देन आप इसको निकाल सकते हैं। DPD का मतलब होता है डिमांड ऑफ वाटर, मतलब सेल्स का वाटर का डिमांड। अब जैसे मान लीजिए फुली टर्जर्ड सेल है, मतलब कंप्लीटली पानी से पैक सेल है, उसमें बहुत पानी है, तो स्टूडेंट्स उसका जो DPD होता है वो कितना होता है, 0 होता है। DPD का मतलब क्या होता है, डिमांड ऑफ वाटर। ऐसी सेल्स जिसमें कंप्लीटली पानी भरा हुआ है, उसमें ऑलरेडी बहुत पानी है, तो ऐसी सेल जो होती है उसका DPD जो है, डिमांड ऑफ वाटर जो होगा वो 0 होगा, मीन्स उसको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये अपने 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट अपने चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स 12 नंबर क्वेश्चन जो है वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड है। यदि कोशिका का साई S - 10 बार है एंड उसका साई P 5 बार है, तो उसका जल विभव होगा। सबसे पहली बात, जल विभव क्या होता है, वाटर पोटेंशियल। जल विभव को हम साई W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके जो यूनिट होती है दैट इज पास्कल और बार, ठीक है।
इसकी जो फुल फॉर्म होती है वाटर पोटेंशियल, इसका जो फॉर्मूला होता है साई एस प्लस साई पी। वैसे इसमें साई एम भी होता है, लेकिन साई एम जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो सिर्फ इतना सा फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने वैल्यू पुट करते हैं। साई एस का जो वैल्यू है -10 है एंड साई पी का जो वैल्यू है वो क्या है 5 है। तो अपना जो आंसर निकल के आता है दैट इज -5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना जो राइट आंसर रहेगा दैट इज -5 बार। अभी मैंने बताया वाटर पोटेंशियल जो होता है वाटर के पार्टिकल्स का मूव करने की कैपेसिटी। प्योर वाटर जो होता है उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा मैक्सिमम होता है, क्योंकि प्योर वाटर में सिर्फ वाटर होता है, H2O होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा प्योर वाटर का होता है और वो कितना होता है 0 साइंटिस्ट का एज्यूम किया हुआ है, कोई परमानेंट रीजन नहीं है इसके पीछे। ठीक है, तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल हमेशा प्योर वाटर का होता है। या आप ये बोल सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन कौन सा होता है जिसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब विलेय प्लस विलायक दोनों आ जाते हैं। तो विलायक तो पानी है, जब उसमें विलेय डाल देंगे तो वाटर के पार्टिकल्स को मूव करने में दिक्कत आएगी, इट मीन्स वाटर पोटेंशियल घट जाएगा, और 0 से जब कोई वैल्यू कम आएगी तो जाहिर सी बात है माइनस में ही आएगी। इसीलिए हमेशा वाटर पोटेंशियल जो होता है किसी सॉल्यूशन का वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपने 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज -5 बार। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13। यस, बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। एंजाइम प्रक्रिया का ताला चाबी सिद्धांत दिया था, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं लॉक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम गिवन बाय। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फिशर, सेकंड ऑप्शन है कोशलैंड, थर्ड है कोहने, फोर्थ नंबर ऑप्शन है सुमनर। देखिए स्टूडेंट, चारों के चारों जो साइंटिस्ट है एंजाइम से ही रिलेटेड है। अपने 1 बाय 1 बात करते हैं। सुमनर ने बताया कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं या प्रोटीन नेचर के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये बात सबसे पहले जो बताई थी सुमनर ने बताई थी। कुहने, यस वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाइम जो टर्म दी थी वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? कुहने नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इनका पूरा नाम जो है वो फ्रेडरिक विलियम कुहने है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एंजाइम टर्म गिवन बाय, तो एंजाइम जो टर्म है वो किसने दी थी? कुहने नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। थर्ड ऑप्शन है कोशलैंड। कोशलैंड ने एंजाइम की प्रोसेस को, इसके फंक्शन को समझाया था और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ठीक है, या हिंदी में आप ये बोल सकते हैं प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ठीक है, तो प्रेरित आसंजन सिद्धांत वो कोशलैंड ने दिया था। ताला चाबी सिद्धांत जो है लॉक एंड की थ्योरी जो है वो किसने दी थी? एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो यहाँ पे अपने 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ए। इन्होंने इस थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया? लॉक एंड की थ्योरी जो है वो ये चीज एक्सप्लेन करती है कि जैसे एक स्पेसिफिक लॉक के लिए उसकी स्पेसिफिक चाबी होती है, उसी तरीके से एक स्पेसिफिक जो एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन पे रिएक्ट करता है। मींस जैसे लिपिड है उस पे लाइपेज फंक्शन करेगा, प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन पे फंक्शन करेगा। तो इस तरीके से एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ पे जो लॉक जो है उसको जो कंपेयर किया हुआ है उसको एंजाइम से कंपेयर किया हुआ है, एंड चाबी जो है उसको सबस्ट्रांस या आप ये बोल सकते हैं अभिकारक से कंपेयर किया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी जो रिएक्ट एंजाइम क्या करते हैं, एक तरीके से बायो कैटालाइजर, एक जैव उत्प्रेरक है। वो क्या करते हैं, किसी भी जो रिएक्शन होती है उसका रेट को बढ़ा देते हैं। मींस कोई रिएक्शन है वो जहां 10 घंटे में होने वाली है वो उसको 10 सेकंड में कर देंगे। इट मीन्स वो बहुत तेजी से उस रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक जो होते हैं, कैटालिस्ट जो होते हैं, वो रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं बिना उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए, या आप ये बोल सकते हैं कि उनका खुद का कुछ भी नहीं चेंज होता। सेम ऐसे क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, कोलाइडल नेचर के होते हैं। जैसे मान लीजिए एंजाइम है, ठीक है,
उस पे स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जिनको बोलते हैं एक्टिव साइट, जहाँ पे सब्सटेंस जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, अधिशोषित होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो लॉक है उसको एंजाइम से कंपेयर किया हुआ है एंड की जो है उसको सब्सटेंस या अभिकारक से कंपेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे लॉक एंड की थ्योरी जो है वो किसने दी थी, एमिल फिशर ने दी थी। एंजाइम के प्रोसेस को समझाने के लिए मेनली दो ही फेमस थ्योरी हम पढ़ते हैं, लॉक एंड की थ्योरी विच इज गिवन बाय एमिल फिशर एंड सेकंड नंबर पे थ्योरी जो है प्रेरित आसंजन सिद्धांत या इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो ये जो थ्योरी दी थी ये किसने दी थी, कॉसलैंड ने दी थी। क्लियर है। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम में से जो क्वेश्चन निकल के आता है नॉर्मली इसके साइंटिस्ट के बारे में ही पूछा जाता है। तो एंजाइम टर्म किसने दिया, फ्रेडरिक विली कोने ने दिया। एंजाइम सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो एंजाइम ऑब्टेन किया था बुकनर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। एंड जामेज एंजाइम के बारे में सबसे पहले बताया गया, बुकनर ने बताया, उन्होंने यीस्ट से इस एंजाइम को सेपरेट किया। एंड सुमनर ने एंड इसके साथ एक साइंटिस्ट और थे सुमनर एंड नॉर्थॉप, इन्होंने एंजाइम को प्रोटीन नेचर बताया कि मतलब प्रोटीन के नेचर के होते हैं। एंड सबसे पहले जो यूरियज एंजाइम जो है उसको क्रिस्टल फॉर्म में सबसे पहले सेपरेट किया गया। क्लियर है। तो ये यहाँ पे एंजाइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं स्टूडेंट्स। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निफ जीन पाए जाते हैं, पहला ऑप्शन राइजोबियम में, सेकंड नंबर ऑप्शन है एस्परजिलस, थर्ड नंबर ऑप्शन है पेनिसिलियम एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस। देखिए स्टूडेंट सबसे पहली बात निफ जीन, यस निफ NIF नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले निफ जीन ऐसे जीन होते हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने की या नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने की। अब देखिए स्टूडेंट्स हम जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है उसको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, बट ये इन्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन है इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में आपको पता है मैक्सिमम जो गैस रहती है कौन सी होती है, नाइट्रोजन लगभग 78% रहता है ना। इतना हाई अमाउंट में ऑक्सीजन होने के बावजूद भी प्लांट्स जो होते हैं वो उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज नाइट्रोजन जो होती है इन्वायरमेंट के अंदर वो N≡N इस फॉर्म में होती है जो कि इनएक्टिव होती है और यूज करने की कैपेसिटी नहीं रखते। ऐसे में स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम है और भी राइजोबियम की बहुत सारी स्पीसीज है, इनके अंदर कैपेसिटी होती है इस नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने की, इस नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने की। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए से ये कोई प्लांट है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा या नाइट्रोजन फिक्सेशन की कमी है, स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, निफ जीन को कहीं से सेपरेट करेंगे। वो अभी बताऊंगी किस तरीके से। निफ जीन को हम सेपरेट करके अगर इस प्लांट में डाल देंगे तो क्या ये प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट कर देगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्टार्ट कर देगा? बिल्कुल कर देगा। स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम एक चीज पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी में क्रांति आ गई। मतलब इतने ज़्यादा हमने आज के टाइम में मतलब बहुत सारे एग्रीकल्चर के अंदर मेडिकल के अंदर न जाने हमने क्या क्या वेराइटीज़ डेवलप कर दिया, जैसे कि आप नाम सुनते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो है, बीटी कॉटन है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको कि हमने बायोटेक्नोलॉजी से प्रिपेयर किया है। तो स्टूडेंट्स निफ जीन तो जो होता है नॉर्मली राइजोबियम स्पीसीज में पाया जाता है। हम बायोटेक्नोलॉजी में जो निफ जीन है नॉर्मली अगर सेपरेट करते हैं तो राइजोबियम मेलिलोटी जो इसकी स्पीसीज होती है उससे सेपरेट करते हैं। राइजोबियम मेलिलोटी के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की, तभी तो जो लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनकी रूट के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया को रखते हैं। बिकॉज जो लेग्यूमिनस है मीन्स जैसे दालें वगैरह उनमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, और अमीनो अम्ल में जो मेन कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो लेग्यूमिनस मतलब दालें, दालों में हाई प्रोटीन चाहिए तो हाई अमीनो अम्ल चाहिए, क्योंकि प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनता है
और अमीनो अम्ल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। इट मीन्स जो दालें हैं, जो लेग्यूमिनस है, उन सबको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की नीड रहती है। इसीलिए जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो अपनी रूट में रूट नोड्यूल्स बनाकर किसको रखते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। और भी स्पीसीज रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो राइजोबियम मेलिलोटी जो होता है उसके अंदर बहुत अच्छी नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने की कैपेसिटी होती है। उसमें निफ जीन पाए जाते हैं। तो नॉर्मली जो निफ जीन होते हैं वो किस में होते हैं, राइजोबियम में होते हैं। और भी जैसे कुछ साइनोबैक्टीरिया है लाइक एनाबिना नोस्ट्रोक, इनमें भी निफ जीन पाए जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो राइजोबियम एंड इसकी जो मेन स्पीसीज होती है वो राइजोबियम मेलिलोटी, जिसके अंदर निफ जीन पाया जाता है। हम बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते टाइम या उन प्लांट्स में निफ जीन ट्रांसफर करना चाहते हैं जिससे कि वो प्लांट खुद अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके, देन हम इस बैक्टीरिया से इस जीन को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ए। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। लैग हीमोग्लोबिन करता है। स्टूडेंट्स आपने हीमोग्लोबिन टर्म तो सुनी होगी। हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक पिगमेंट है, एक वर्णक है रेड कलर का, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन मूव करती है। या आप ये बोल सकते हैं कि पूरी बॉडी में ब्लड में जो ऑक्सीजन को मूव करवाता है, जो सर्कुलेट करवाता है, वो कौन करवाता है, हीमोग्लोबिन करवाता है। एज इट इज जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट में लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि एक पिंक कलर का पिगमेंट है। या आप ये बोल सकते हैं मतलब इनकी जो रूट होती है, लेग्यूमिनस जो प्लांट है, इनकी रूट में हल्का सा पिंकिश कलर रहता है, या आप ये बोल सकते हैं हल्के से पिंक कलर की होती है, गुलाबी रंग की होती है। तो ये जो इनकी रूट का, जड़ों का जो गुलाबी रंग रहता है ड्यू टू लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन जो है वो एक पिगमेंट है। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या काम करता है, नाइट्रोजनेज के लिए अवायवीय स्थिति मतलब एनारोबिक कंडीशंस पैदा करता है नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए। सेकंड नंबर ऑप्शन, नाइट्रोजनेज के लिए वायवीय स्थिति उत्पन्न करता है मतलब एरोबिक कंडीशंस डेवलप करता है। थर्ड नंबर ऑप्शन, नाइट्रोजनेज के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है। एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन है, मूल गुलिका निर्माण में मदद करता है। तो स्टूडेंट्स जैसे अभी अपने बात कर रहे थे, जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनके रूट के अंदर इस तरीके से क्या होता है, रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट रहती है। और उन रूट नोड्यूल्स के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, लैग हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो लैग हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। अब स्टूडेंट्स ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं नॉर्मली इनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं जैसे कि राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अब नॉर्मली यहाँ पे जैसे मैं बात करूं कि लैग हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, लैग हीमोग्लोबिन जो है वो सारे के सारे ऑक्सीजन को खींच लेता है, सारी ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है। अच्छा, इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, जो कि इन बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट रहता है। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाम से ही पता लग रहा है नाइट्रोजिनेज, एज जिनके पीछे लग जाता है वो मैक्सिमम एंजाइम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, मतलब नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये तभी फंक्शन कर पाता है जब ये नाइट्रोजिनेज जो है इसको ये मतलब तभी फंक्शन करेगा जब ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। या आप ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वो कंप्लीटली एनारोबिक कंडीशन में काम करता है, अवायवीय स्थिति में काम करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो जैसे रूट नोड्यूल्स है इनमें लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा। लैग हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जितना भी यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो सारा का सारा ऑक्सीजन वो खींच लेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है उसके लिए एनारोबिक मतलब अवायवीय स्थिति पैदा हो जाएगी। जैसे ही अवायवीय स्थिति पैदा होगी ये नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर पाएगा। तो यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ए, नाइट्रोजिनेज के लिए अवायवीय स्थिति पैदा करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स?
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम हमेशा एनारोबिक कंडीशन में काम करता है, अवायवीय स्थिति में काम करता है, और ये जो अवायवीय स्थिति इसके लिए जो बनाता है वो कौन सा पिगमेंट बनाता है, लैग हीमोग्लोबिन। इसी वजह से जो लेगुमिनस प्लांट है उनकी रूट के अंदर लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। ये एक पिगमेंट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन बैक्टीरिया की हेल्प करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आता है, बहुत इजी है। देखिए स्टूडेंट्स, C4 पाथवे में प्रथम CO2 स्थिरीकृत उत्पाद है। देखिए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है? आप प्लांट्स की कैटेगरी पढ़ते हैं अलग अलग, C3 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं एंड कैम प्लांट्स होते हैं। उसके अलावा C2 भी एक साइकिल होता है, उसकी अपनी अलग बात करेंगे। C3 प्लांट्स में आपके सामने एग्जांपल आता है लाइक वीट, जैसे कि गेहूं है, ठीक है। C4 में आपके पास एग्जांपल आते हैं गन्ना, मक्का, बाजरा। गन्ना बहुत फेमस एग्जांपल है, शुगर केन हो गया, मेज हो गया, ठीक है। ये जो सब के सब है ये किस में आते हैं? C4 प्लांट्स में आते हैं। एंड कैम में मेनली जैसे सकुलेंट प्लांट आते हैं लाइक ओपनशिया, नागफनी, कैक्टस, ये सब के सब जो है, एलोवेरा, ये सब के सब कैम प्लांट्स में आते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो ये चीज़ बोलते हैं ये C3 प्लांट है, ये C4 प्लांट है, ये जो कैम प्लांट है, ये जो आप नाम देते हैं ये इनके अंदर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान इनमें कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, उस बेस पे हम इनके नाम देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताती हूँ। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होता है। पहली जो रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन होती है, जिसमें H2O से O2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेकंड जो होती है डार्क रिएक्शन होती है, जिसमें CO2 से बनता है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। तो ये जो CO2 से जो ग्लूकोज बनता है ये 3 अलग अलग प्रोसेस से बनता है। किसी में C3 साइकिल से बनता है, किसी में C4 साइकिल से बनता है, तो किसी में कैम साइकिल से बनता है। तो वास्तव में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर जो डार्क रिएक्शन होती है, मतलब अप्रकाशीय अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो अंधेरे में होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये होता है कि उसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो डे टाइम में ही है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन जो है उसमें H2O से O2 बन जाता है, मतलब H2O का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और डार्क रिएक्शन जो होती है उसमें CO2 का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डार्क रिएक्शन है CO2 जो है जब CO2 को यूज किया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है, तो उस दौरान जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज PGA। ये नहीं आना चाहिए था, सीधा PGA। तो यहाँ पे देखिए C4 प्लांट्स में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन वाला बनता है, तभी तो इनका नाम क्या होता है? C4, है ना, 4 कार्बन वाले। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है उसमें कार्बन का नंबर 4 रहता है। तो यहाँ पे जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो 4 कार्बन वाला होता है, और वो जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सीधे प्रोडक्ट के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। बाकी ऑप्शंस की भी मैं बात कर लेती हूँ। जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन वाला होगा स्टूडेंट्स? 3 कार्बन वाला होता है, और उस प्रोडक्ट का नाम होता है PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला, तभी तो इन प्लांट्स का नाम क्या होता है? C3 प्लांट्स होता है, ठीक है। और अब ये A नंबर और B नंबर ऑप्शन में क्या चीज है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें CO2 को जो अब्जॉर्ब करता है, जो लेता है, वो कौन सा एंजाइम करता है? पैप, फोस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। जबकि C3 प्लांट्स में जो CO2 को ग्रहण करता है वो कौन होता है? RUBP, या इसको रुबिस्को भी बोला जाता है। फुल फॉर्म क्या होती है? राइबुलोज बाइफॉस्फेट या राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट भी बोला जाता है। कितने कार्बन वाला होता है? ये खुद 5 कार्बन वाला होता है। अब देखिए इसमें से जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं मैं आपको सारे 1 मिनट में बताती हूँ। C3 प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? 3 कार्बन वाला होता है, प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। सेकंड क्वेश्चन, C3 प्लांट्स में CO2 को कौन ग्रहण करता है? रुबिस्को एंजाइम।
या आप ये बोल सकते हैं राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ये एक ऐसा एंजाइम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इस अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? रुबिस्को एंजाइम है। क्लियर है? C4 प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन वाला? 4 कार्बन वाला। एंड C4 प्लांट्स में CO2 को जो सबसे पहले ग्रहण करता है, कौन सा पदार्थ ग्रहण करता है? पैप, फोस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? PEP। क्लियर है? तो ये मतलब बहुत, अगर फोटोसिंथेसिस में टॉपिक में से क्वेश्चंस आता है प्रकाश संश्लेषण में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज डी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा हुआ है हमसे? क्रैंच एनाटॉमी किन में पाई जाती है? यस, क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है हार या माला। गले में जैसे हम हार पहनते हैं, माला पहनते हैं, वैसा कुछ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो क्रैंच एनाटॉमी, ये प्लांट्स की जो लीफ होती है, नॉर्मली कौन से प्लांट में? C4 प्लांट में। यस, C4 जो प्लांट है उनकी लीफ में एक स्पेसिफिक टाइप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है और रिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इस तरह, ये जैसे मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, तो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो होता है ये सिर्फ C4 प्लांट्स में होता है। इस तरीके से लीफ रहती है C4 प्लांट्स की, ऐसे नहीं होती, सॉरी। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ में एक स्पेसिफिक टाइप का एनाटॉमी पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का शारीरिकी पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच एनाटॉमी एक तरीके का अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक का अरेंजमेंट है। ये हरित लवक जो होता है अविकसित होता है, इसमें ग्रेना नहीं होता, इसको अग्रेनल हरित लवक भी बोला जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है C4। C3 में नहीं होता, कैम में भी नहीं होता। ठीक है, C4 प्लांट जो होते हैं इनके अंदर क्रैंच एनाटॉमी की वजह से ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो C4 में सबसे ज्यादा, उससे कम C3 में, और सबसे कम किस में होता है? कैम में होता है। C3 में, C4 में हाई प्रोडक्शन का रीजन रहता है क्रैंच एनाटॉमी। C3 में कम प्रोडक्शन का कारण रहता है फोटो रेस्पायरेशन, प्रकाशीय श्वसन, जो कि एक वेस्ट मैकेनिज्म है। एंड कैम में जो कम जो प्रोडक्शन का कारण रहता है, बिकॉज कैम प्लांट जो होते हैं ये हमेशा पानी की कमी फेस करते हैं। ये दिन में कभी भी अपने स्टोमेटा ओपन नहीं करते। दिन में स्टोमेटा ओपन नहीं करेंगे तो CO2 कैसे लेंगे? क्योंकि आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में CO2 की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, दिन जब होता है उस टाइम ये सिर्फ लाइट रिएक्शन करते हैं। मैंने अभी बताया लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? H2O से O2 बनता है। ठीक है, तो दिन में ये क्या करेंगे? सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? उस वाटर को O2 में। जैसे ही नाइट होगी स्टोमेटा ओपन करेंगे, जितनी इन्होंने O2 दिन में बनाई थी उसको फटाफट रिलीज करेंगे और नाइट में किसको लेंगे? CO2 को, क्योंकि इनको फूड बनाने के लिए CO2 को लेना पड़ेगा। मैंने आपको अभी बताया था डार्क रिएक्शन में CO2 की रिक्वायरमेंट रहती है और वो जो CO2 है वो इनको कभी ना कभी तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, है ना। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये नाइट में अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं, दिन में स्टोमेटा ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वैसे ही इनके पास पानी की कमी है। अगर दिन में स्टोमेटा ओपन कर दिए तो सारा पानी इनका ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन के प्रोसेस से उड़ जाएगा, जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए दिन में ये अपना O2 बनाते हैं बिना स्टोमेटा को ओपन किए हुए, नाइट में स्टोमेटा ओपन करते हैं, रंध्रों को खोलते हैं, फटाफट O2 रिलीज करते हैं और CO2 लेते हैं। इट मीन्स अगर हम इन कैम प्लांट्स को हम जिस कमरे में सोते हैं अगर उस कमरे में रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देंगे और बदले में CO2 लेंगे। मतलब हमारे रूम का जो एयर है उसको बिल्कुल फ्रेश रखेंगे। तो कई बार हम देखते हैं जो लोग कांटे वाले नॉर्मली प्लांट्स रखते हैं अपने रूम में जहाँ पर सोते हैं, तो सारे के सारे सकुलेंट प्लांट है और वी कैन से कैम प्लांट है जो कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं नाइट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन जो है प्लांट रेस्पायरेशन से रिलेटेड है। देखिए स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है।
ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये रेस्पिरेशन के दौरान एक प्रोसेस होता है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। C6H12O6 प्लस O2, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके CO2 प्लस H2O प्लस ATP का फॉर्मेशन करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो होती है ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है, श्वसन की रिएक्शन होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि वायवीय श्वसन करता है, ऑक्सी श्वसन करता है, उसमें यही स्टेप होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन होती है ये 3 स्टेप में होती है। सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे क्रेब्स चक्कर होता है, थर्ड नंबर पे ETS होता है। तो स्टूडेंट्स ग्लाइकोलाइसिस जो होता है उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज पायरुविक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, पायरुविक एसिड जो होता है 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में एंड प्रोडक्ट जो बनता है कौन सा होता है, पायरुविक एसिड। उसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स चक्कर जिसका दूसरा नाम TCA चक्कर भी है, ये नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्कर या TCA चक्कर कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। एंड क्रेब्स चक्कर का दूसरा नाम क्या है, TCA चक्कर, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बिकॉज क्रेब्स चक्कर का प्रथम उत्पाद सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड, और इस सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, 3 COOH ग्रुप होते हैं, इसलिए हम क्रेब्स चक्कर का दूसरा नाम TCA चक्कर, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है। और कहाँ पे ये प्रोसेस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। वैसे भी आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह बोला जाता है, बिकॉज उसमें जो मेनली जो ATP का प्रोडक्शन होता है ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो श्वसन है, रेस्पिरेशन 3 स्टेप में होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्कर एंड ETS। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। 2 नंबर पे क्रेब्स चक्कर जिसका दूसरा नाम TCA चक्कर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इसका जो प्रथम उत्पाद होता है सिट्रिक अम्ल होता है जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए हम इसका TCA चक्कर नाम देते हैं। एंड इसको क्रेब्स चक्कर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हैंस क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। और ETS जो है वो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपने इस तरीके के ये जो डिजाइन से देखे होंगे, इनको बोलते हैं क्रिस्टी, इनके ऊपर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज A, पायरुविक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है लेकिन वो क्रेब्स चक्कर का अंतिम उत्पाद है। क्रेब्स चक्कर का प्रथम उत्पाद कौन सा है, सिट्रिक अम्ल, लेकिन क्रेब्स चक्कर का जो अंतिम उत्पाद है वो कौन सा होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बढ़ते अपने 19 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेंडल के प्रयोगों के परिणामों का पुनः प्रकाशन करने वाले वैज्ञानिक थे। सबसे पहला ऑप्शन है डी व्रीज, शेरमैक एंड कॉरेंस। सेकंड नंबर ऑप्शन है डी व्रीज, शेरमैक एंड मॉर्गन। थर्ड नंबर ऑप्शन है डी व्रीज, मॉर्गन एंड कॉरेंस। एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन है शेरमैक, बैटसन एंड पुनेट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं ये पुनः प्रकाशन का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स आपको पता है जेनेटिक्स जब भी टर्म आती है, आनुवंशिकी जब भी शब्द आता है, हम ग्रेगर जोहन मेंडल का जिक्र जरूर करते हैं, है ना। दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के पिता। स्टूडेंट्स जेनेटिक्स पे मेंडल ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन ये जो चीज़ें हमें पता चली ये हमें उनके मरने के बाद पता चली। मेंडल ने इतना अच्छा काम किया लेकिन फिर भी हमें उसके बारे में पता नहीं चला। हम जब भी मेंडल की हिस्ट्री पढ़ते हैं हम उसकी हिस्ट्री को 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो हम मेंडल का गुड लक और दूसरा हम मेंडल का बैड लक की बात करते हैं। देखिए मेंडल का जो बैड लक था वो ये था कि उसने जो अपना काम पब्लिश किया लोकल मैगजीन में पब्लिश किया। जिस टाइम वो काम कर रहा था उस टाइम चार्ल्स डार्विन की एक बुक चल रही थी, वो लिख रहा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों का उद्भव, जो वैज्ञानिकों के अंदर काफ़ी चर्चा का विषय थी। तीसरा, मेंडल को स्टैटिक्स बहुत अच्छे से आती थी, बायोस्टैटिक्स, लेकिन उस टाइम के साइंटिस्ट को नहीं आती थी। तो मेंडल ने जब अपने रिजल्ट उनको दिखाए तो उनको समझ में नहीं आए। चौथा, मेंडल ने कहा कि एक से जब दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो उन कैरेक्टर्स को कुछ फैक्टर लेके जाते हैं, कुछ कारक लेके जाते हैं।
उस टाइम माइक्रोस्कोप की इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, तो मेंडल इन सब चीज़ों को नहीं दिखा पाया कि कारक या फैक्टर क्या होते हैं। तो सबको ये लगा कि मेंडल जो है वो सिर्फ एक कल्पनात्मक बातें कर रहा है, एक इमेजिनेशन कर रहा है। तो इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी मेंडल को पहचान नहीं मिली। मेंडल के मरने के बाद 1884 में 1884 में मेंडल की मृत्यु हुई थी, और सन 1900 में 3 अलग अलग कंट्री के अलग अलग साइंटिस्ट ने ये काम जब पब्लिश किया, खुद का काम पब्लिश किया, उन तीनों साइंटिस्ट ने मतलब पुनः प्रकाशन किया, या आप ये बोल सकते हैं उन्होंने देखा कि 1900 में कि आज हम जो काम कर रहे हैं हमसे 16 साल पहले ये काम करके मेंडल मर चुका है। तो मेंडल को जो काम को पहचान दिलाई थी, उन्होंने बाद में जब इन सब चीज़ों को स्टडी किया, इन सब चीज़ों को देखा, तो वो जो 3 साइंटिस्ट थे वो कौन कौन से, डी व्रीज, जिसका पूरा नाम ह्यूगो डी व्रीज है, हॉलैंड के रहने वाले थे, और इन्होंने अपना जो काम किया था आइनोथेरा लेमार्कियाना, एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसका दूसरा नाम इवनिंग प्राइमरोज भी है, उस प्लांट पे काम किया था, और इसी दौरान उन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया था। ठीक है। सेकंड जो साइंटिस्ट थे एरिक वॉन शेरमेक, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, एंड कार्ल कॉरेंस, ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे। इन तीनों साइंटिस्ट ने बाद में जो मेंडल के जो काम है उसको रीडिस्कवर किया, उसके बारे में बताया, और लोगों के सामने जो मेंडल को जो पहचान दिलाने का जो श्रेय जाता है वो इन तीनों साइंटिस्ट को ही जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड से, एरिक वॉन शेरमेक ऑस्ट्रिया के, एंड कार्ल कॉरेंस जो थे वो जर्मनी के थे। क्लियर है। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन है एक गहरे नीले फूल वाले पौधे का क्रॉस, एक गहरे नीले फूल वाले पादप का क्रॉस एक सफेद फूल वाले पादप से किया जाता है तो हमें हल्के नीले रंग के फूल मिलते हैं। हल्के नीले, ये क्या है? प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, पृथक्करण। देखिए स्टूडेंट्स, मेंडल का जो पहला रूल था, मेंडल ने 3 रूल दिए थे। फर्स्ट रूल जो था दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, हम मेंडल के रिजल्ट भी बोलते हैं इनको। सेकंड जो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और वी कैन से प्योरिटी ऑफ गैमीट, युग्मकों का शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। और थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहला जो नियम था प्रभाविता का नियम, उसके 2 अपवाद थे, उसके 2 एक्सेप्शन थे। पहला एक्सेप्शन जो था अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड सेकंड जो एक्सेप्शन था दैट इज को डोमिनेंस या सह प्रभाविता। मेंडल के सेकंड रूल का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, और मेंडल का जो थर्ड रूल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसका जो एक्सेप्शन है दैट इज सहलगनता या लिंकेज। ये हमने जेनेटिक्स के अंदर पूरा का पूरा डिस्कस किया है, हमने ये सब बातें कर ली है। देखिए स्टूडेंट्स, जब अब मेंडल का जो फर्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट ही आता है। मान लीजिए नीला अगर डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो F1 जनरेशन में कैसा आना चाहिए? नीला आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें बीच का कॉम्बिनेशन मिला, मतलब आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, लाल और सफेद फूलों के बीच में क्रॉस किया तो पिंक कलर के फ्लावर आए। आपको ऑप्शन में वो कुछ भी दे सकता है, जैसे उसने ऑप्शन में दे दिया कि काले व सफेद के बीच में क्रॉस किया गया तो नीला कॉम्बिनेशन आया, है ना, दोनों का इंटरमीडिएट आया। तो स्टूडेंट्स, जब कोई कैरेक्टर खुद को कंप्लीटली शो ना कर पाए और रिसेसिव खुद को, अप्रभावी खुद को पूरे तरीके से छिपा ना पाए और एक बीच का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो इसको हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब डोमिनेंट खुद को पूरा दिखा नहीं पाया, रिसेसिव कंप्लीटली खुद को छिपा नहीं पाया, और एक इंटरमीडिएट कंडीशन आ गई दैट इज अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में जो बताया था कार्ल कॉरेंस ने बताया था, मिराबिलिस जल्पा नाम के प्लांट में बताया था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, लाइक स्नैपड्रैगन प्लांट है, एंडुलेशन जो फाउल है, इन सब में मिराबिलिस जलापा, जैसे कि मैंने बताया कार्ल कॉरेंस ने इस पे काम किया ही था, इन सब में अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। तो
तो स्टूडेंट्स ये जो आज के अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर कोई भी आपके इन टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।